गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंग भेद या लैंगिक भेद भी कहते हैं उसको। अब लिंग भेद किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुषों के बीच पाई जाने वाली असमानता को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भी असमानता पाई जाती है उसको ही हम लैंगिक असमानता कहते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बंटवारा ही लैंगिक भेद या लिंग भेद कहलाता है। यानी उनके अधिकारों का, उनके अवसरों का, उनके कर्तव्यों और सुविधाओं की जो असमानता पर आधारित बंटवारा है, उस बंटवारे को ही हम लैंगिक भेद कहते हैं। यह अवधारणा एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है जो समय और स्थान के साथ बदलती रही है। यानी ये जो लिंग भेद की जो अवधारणा है, ये समाज के द्वारा उत्पन्न हुई है और ये समय और स्थान के साथ बदलती रही है। अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़िवादी धारणाएं लैंगिक भेद को हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर से जोड़ती है। यानी अनेक प्राचीन जो परंपराएं हैं, वह धारणाएं हैं रूढ़िवादी, वो इस लैंगिक भेदभाव को बढ़ाती है, इनके बीच अंतर पैदा करती है। अब है लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप की कौन कौन से रूपों में जो है वो लैंगिक भेदभाव होता है। तो पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन, कि श्रम यानी मेहनत या मजदूरी जिसको बोलते हैं हम। तो परिश्रम का जो लैंगिक विभाजन है वो किस प्रकार होता है? तो लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के दौरान यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी है वो घर चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यानी जब छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं लड़के और लड़की का, उसी समय लड़कियों के मन में एक विचार पैदा कर दिया जाता है, उनके मन में ये धारणा बना दी जाती है कि जो लड़कियां हैं उनका काम है वो मुख्य रूप से घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना ही होता है। हम देखते हैं कि परिवार में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन और कपड़े धोना आदि जो घरेलू कार्य है वो महिलाएं करती है। अधिकतर मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं सामान्यतया तो महिलाएं घर का खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करना है, बर्तन है, कपड़े धोना है, बाकी अन्य जो घरेलू कार्य है वो महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं और पुरुष कहीं अन्य मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा महिलाएं हैं वो देखो पौधे रोपने, खरपतवार, खेतों के अंदर भी काम करती है। जैसे पौधारोपण है, खरपतवार है, फसल काटना है, दूधारू पशुओं की देखभाल है, जो गाय भैंस पालते हैं उनकी देखभाल करनी है, उनको चारा डालना है, उनका दूध निकालना है, वो सारे काम वो ही करती हैं। फिर भी हम जब किसान के बारे में सोचते हैं कि किसान, तो किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक महिला किसान के बजाय पुरुष किसान की छवि उभरती है। यानी किसान का नाम लेते ही ऐसा नहीं कि कोई महिला के बारे में कोई छवि उभरती है, हम सोचते हैं किसान क्या है, पुरुष ही होता है, जबकि काम क्या है, अधिकतर जो कार्य है वो महिलाएं, किसानों पुरुषों के साथ में महिलाएं भी उनका पूरा सहयोग करती है। तो खेती के काम में भी महिलाएं अपना पूरा योगदान देती है। एक तरफ ये कार्य भारी और थकाने वाला होता है, यानी जो खेती का काम है या जो घरेलू कार्य होता है वो भारी भी होता है और ज़्यादा थकान आती है, इससे कार्य में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी ओर महिलाओं द्वारा किए गए इन कार्यों का महत्व भी कम करके आंका जाता है कि इनका महत्व इतना नहीं है कि घरेलू काम ही तो है, क्या है, कोई विशेष कार्य थोड़ी है इनका, जबकि पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों का महत्व अधिक आंका जाता है। अब है पुरुष और महिला, पुरुष मजदूरों के मुकाबले जो महिला मजदूर होते हैं उनको मजदूरी भी कम दी जाती है। अगर मेहनत मजदूरी भी करती है तो उनको पुरुषों के बजाय कम राशि दी जाती है, मजदूरी कम दी जाती है, यह बोलकर कि वो पुरुषों जितना काम नहीं करती है। जबकि वास्तव में अगर हम देखें तो महिलाएं वो पुरुष से अधिक कार्य करती है, ज़्यादा मेहनत करती है। नेक्स्ट है शिक्षा और काम के अवसर। शिक्षा और काम के अवसर, पुरुषों की तुलना में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम है। यानी अगर वास्तविक देखें, हम भारत की स्थिति देखें तो भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं वो शिक्षित कम है। भारत में 1000 पुरुषों की संख्या पर 70% जो है वो कुल साक्षरता है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता अत्यधिक कम मानी गई है। वर्तमान समय में
बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है, परंतु बहुत सी लड़कियां पारिवारिक व अन्य कारणों से शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती है। यानी सरकार के प्रयासों के कारण, अनेक प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति वगैरह जैसी राशि दिए जाने के कारण स्कूलों में बालिकाएं हैं वो स्कूलों में तो जाना शुरू कर दिया है, लेकिन कई आर्थिक कारण है या पारिवारिक जो कारणों की वजह से वो अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती है। समाज में प्रायः यह सोचा जाता है कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास तरह के कार्य ही अच्छी तरह से कर सकती है, जैसे शिक्षा है या कोई अन्य जो कार्य है, जो साधारण काम है वो ही ढंग से कर सकती है, बाकी अन्य काम है वो ढंग से नहीं कर सकती। ये लोगों की मानस है, उनके दिमाग में प्राय ये बात घुसी हुई रहती है। यह भी माना जाता है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, जो टेक्निकल काम है वो महिलाएं कर नहीं सकती है। इस प्रकार रूढ़िवादी धारणाओं के चलते लड़कियों को अनेक कार्यों और व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने के लिए परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है। यानी तकनीकी शिक्षा है व अन्य जो शिक्षा है उनको लेने के लिए परिवार का भी सहयोग नहीं मिल पाता है, और इस फलस्वरूप उनके अनेक क्षेत्रों में कार्य के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। जबकि वो चाहे तो हर कार्य को कर सकती है, लेकिन उनके फलस्वरूप क्या होता है, इस पारिवारिक जो सहयोग नहीं मिलने के कारण वो इन अवसरों से वंचित रह जाती है। सरकार के प्रोत्साहन और प्रयासों के बाद अब स्थितियां बदलने लगी है। सरकार ने कोशिश की है, विभिन्न योजनाएं चलाई है, जिसके कारण अब स्थिति बदलने लगी है। अब जो सभी जो कार्य क्षेत्र है उनमें महिलाएं हैं वो अपनी भूमिका नजर जो है निभाती नजर आती है। हर क्षेत्र में अब महिलाएं हैं वो कार्य करने लगी है। राजस्थान की जनगणना के बारे में अगर हम देखें तो लिंगानुपात है वो 928 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है, मतलब 1000 प्रति 1000 पुरुष को और 928 ही महिलाएं हैं। कुल साक्षरता 66.17% है, जबकि पुरुष साक्षरता है वो तो है 79.20%, और महिला साक्षरता है वो 52.10%। ये कहने का मतलब आधी महिलाएं साक्षर है, लगभग आधी महिलाएं साक्षर है, जबकि पुरुषों का जो है वो घनत्व है, साक्षरता जो प्रतिशत है वो अधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है 76.60%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो 54.9% है, वो जालोर है। इस प्रकार साक्षरता के क्षेत्र में भी महिलाएं हैं वो काफ़ी पुरुषों के बजाय काफ़ी पिछड़ी हुई है। सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक स्तर पर भी महिलाएं हैं वो पुरुषों की भूमिका और सहभागिता में बड़ा भेद मौजूद होता है। यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसमें भी महिलाओं का है वो पुरुषों के बजाय बहुत अधिक पिछड़ी हुई है। घर की चार दीवारी तक सीमित रहने के कारण सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका है वो नगण्य है, न के समान है, क्योंकि घर की चार दीवारी तक ही सीमित है, शिक्षित भी कम है, इसके कारण राजनीति के क्षेत्र में उनकी भूमिका है वो नगण्य है। सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के हाथों में है यानी कब्जे में है, तथा महिलाओं की कम भागीदारी दी जाती है। यानी अभी महत्व है वो महिलाओं को कम दिया जाता है, चाहे पारंपरिक रूढ़िवादी धारणाएं हो या अन्य कारण, उनके बजाय महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता है और उनकी अब भी संख्या कम है। उन्हें सामुदायिक कार्यों के नेतृत्व के पर्याप्त अवसर भी नहीं दिए जाते हैं कि वो जो नेतृत्व कर सके, राजनीतिक क्षेत्र में आ सके या अन्य क्षेत्र में जा सके, इसलिए उनको अवसर भी नहीं दिए जाते हैं। यद्यपि भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों को सुशोभित किया है, किंतु संसद, विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रही है महिलाएं बहुत सारी, लेकिन वो क्या है, कुछ महिलाएं कुछ स्तर तक ही रही है, बाकी सभी महिलाएं ऐसा योगदान नहीं दे रही है। विधानसभाओं में, मंत्रिमंडलों में महिलाओं की संख्या है वो न के बराबर है, बहुत कम है। वर्तमान में आंदोलन होने की वजह से, नारी उत्थान के कई कार्यक्रम करने की वजह से अब उनको राजनीति के क्षेत्र में, विधानसभा, संसद, इन क्षेत्रों में 33% आरक्षण देने की जो प्रावधान है वो किया जा रहा है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। अब नारी उत्थान यानी महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और वैधानिक दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी किए जा रहे हैं और वैधानिक कानूनी स्तर पर भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके कारण धीरे धीरे सामाजिक धारणाएं भी बदल रही है और महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है।
हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, सेना हो या पुलिस हो या चिकित्सा विभाग हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। महिला संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएं भी बनाई गई है, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं या लिंग भेद किसे कहते हैं? लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।